हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गुप्तकालीन कला, संस्कृति और साहित्य की, जहाँ हम कला वाला जो पार्ट था वो उसको लेकर के चल रहे थे। हम अभिलेखों की बात कर रहे थे, कुछ हमने सिक्कों की भी बात करी, हमने महेंद्रादित्य तक की सारी बातें कर ली थी। और स्कंदगुप्त के बारे में मैं आपको चीज़ें समझा रहा था, समझा के चला गया था मैंने भीतरी अभिलेख के बारे में। अब वो सारी चीज़ें आप लोगों को लिखवाना है। चलिए हम बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त की। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि महेंद्रादित्य का पुत्र था महेंद्रादित्य, या फिर हम बात करें कुमारगुप्त का पुत्र था कौन? स्कंदगुप्त। तो इसी महेंद्रादित्य या कुमारगुप्त के समय अंतिम जब उसका समय चल रहा था महेंद्रादित्य का, कुमारगुप्त का, उसी समय उसके यहाँ शासन जो सुव्यवस्था चल रही थी, उस समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, थोड़ा सा आक्रमण हुआ शकों का। तो पुष्यमित्रों के आक्रमण को निरस्त करने के लिए भेजा गया था। किसको भेजा गया था? स्कंदगुप्त को भेजा था। किसको भेजा था? स्कंदगुप्त को भेजा। और स्कंदगुप्त ने उन समस्त लोगों को क्या कर दिया? उन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है। और फिर जैसे ही शासक बना तो हुणों का एक बार पुनः आक्रमण हुआ। किसके ऊपर? स्कंदगुप्त के ऊपर। और ये सारी की सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? भीतरी अभिलेख से हमें यहाँ जानकारी मिलती है। बहुत सारी चीजें मिलती है स्कंदगुप्त के बारे में कि उसने हुणों का इस प्रकार से दमन किया, हुणों का इस प्रकार से उन्होंने दमन किया कि वहीं कई रातें वो युद्ध भूमि में ही उसको बितानी पड़ी। युद्ध भूमि में वो जो है नीचे जमीन पर सोता था, लेकिन उसने जो है हुणों को बहुत बुरी तरीके से पराजित करके यहाँ से भगाने में उसने सफलता प्राप्त की। तो ये सारी जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ पर मिलती है? भीतरी अभिलेख। और भीतर भीतर आग लगी, मैंने कहा ना, किसको भीतर आग लगी थी? स्कंदगुप्त को, इसीलिए उसने पुष्यमित्रों और हुणों को पराजित किया। तो भीतरी अभिलेख कौन सा? भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख कहाँ पर है? तो देखिएगा, भीतरी अभिलेख यूपी में है। भीतरी अभिलेख कहाँ पर है? यूपी में है। कहाँ पर है भीतरी अभिलेख? आपका कहाँ पर है? यूपी में है। क्या क्या जानकारियाँ हमें इसके बारे में मिलती है भीतरी अभिलेख से? तो पहली चीज़, विशेष महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। पहली बात क्या याद रखनी है कि स्कंदगुप्त का हुणों के साथ में हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, पुष्यमित्रों के साथ में हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, साथ ही साथ स्कंदगुप्त की 2 उपाधियों का वर्णन भी हमें मिलता है। स्कंदगुप्त का हुणों वे पुष्यमित्रों के साथ हुए युद्ध की जानकारी मिलती है। हुण की हमने बात करी। क्या बात की थी? मैंने कहा कि हुण जो थे वो मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। हुण मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। कहाँ की? मध्य एशिया की खानाबदोश जाति हुआ करती थी। ठीक है ना। इन्होंने इसके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आगे बात समझ में। तो एक तो देखो, आपको याद रखना कि भीतरी अभिलेख और इसके अलावा हुण आक्रमण के बारे में हमें जानकारी कौन सा देता है? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। अभी उसकी जूनागढ़ अभिलेख की भी हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। अब इसमें अगली बात क्या याद रखना है कि स्कंदगुप्त की 2 उपाधियां, स्कंदगुप्त की 2 उपाधियों कौन कौन सी 2 उपाधियां थी? देखिएगा, पहली उपाधि कौन सी? याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता था? क्रमादित्य। क्या कहा जाता था? क्रमादित्य। बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, ध्यान से सुनना। एक दूसरी विक्रमादित्य।
तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कितने लोग हो गए? एक तो हमने इससे पहले चर्चा कर ली, किसके बारे में चर्चा करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की। भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद में, ध्यान से सुनना बेटा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। वहीं यदि हम बात करें स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करने के बाद में, किसको? हूणों को पराजित करने के बाद में उपाधि धारण करी थी। कौन सी बेटा? विक्रमादित्य की। किसकी? विक्रमादित्य की। दो उपाधियां, एक तो मिलती है क्रमादित्य और दूसरी कौन सी मिलती है? विक्रमादित्य। एक तो कौन सी? क्रमादित्य और दूसरी कौन सी? विक्रमादित्य। कब? हूणों को पराजित करने के बाद। हूणों को पराजित करने के बाद उसने उपाधि धारण करी थी। कौन सी उपाधि धारण करी उसने? विक्रमादित्य की। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे कौन सी बेटा? ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे जूनागढ़ अभिलेख की। कौन से अभिलेख की? जूनागढ़ अभिलेख की। जूनागढ़ अभिलेख। तो देखो जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है? मैंने आपको कहा ना, ये हालांकि मैं आपको मौर्य काल के दौरान पढ़ा चुका। जब मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख पढ़ाया था, तब मैंने आपको जूनागढ़ की चर्चा करी थी और मैंने आपको कहा कि वस्तुतः ये जूनागढ़ अभिलेख है वो कौन, किसका है? रुद्रदामन का। किसका है? शक शासक हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? रुद्रदामन। यानी रुद्रदामन के समय वहां उन्होंने गिरनार, जो सुदर्शन जो झील थी, उस सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। सारी चर्चा हालांकि मैं आपको कर चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा अब वापस थोड़ा रिवाइज ही करना है आप लोगों के लिए। तो सीधे सीधे मैं लिखूंगा, एक तो हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है और दूसरी स्कंदगुप्त के समय, है ना? किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त ने जो है सुदर्शन जो झील थी, उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। उसका उल्लेख भी हमें कहां पर मिलता है बेटा? याद रखिएगा, आपको कहां पर मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। तो जूनागढ़ अभिलेख में देखो, ध्यान से सुनिएगा, कहां पर है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। पहली बात, स्कंदगुप्त वे हूणों के मध्य हुए युद्ध की जानकारी देता है। हुए युद्ध की जानकारी मिलती है। युद्ध की जानकारी मिलती है, पहली बात। और दूसरी बात क्या याद रखोगे बेटा इसमें कि स्कंदगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाने का उल्लेख है। पुनर्निर्माण करवाने का उल्लेख यहां पर भी मिलता है। ये विशेष बात आप लोगों के लिए बन जाती है भाई। आगे बात समझ में। तो ये मुख्य जो अभिलेख थे सुदर्शन के, इसके माफ कीजिएगा स्कंदगुप्त के, उनकी हमने चर्चा कर ली। अब इसके अलावा और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है आपका? देखिएगा, हमने बात की थी चंद्रगुप्त द्वितीय की और उसकी एक उपाधि की बात करी थी। हमने कौन सी उपाधि की बात करी थी? परम भागवत की। कौन से की? परम भागवत उपाधि की उल्लेख हमने किया था। और यहीं पर एक और देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि स्कंदगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ऐसा उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ऐसा उल्लेख मिलता है, उसने गढ़वाया। याद रखिएगा, क्या करोगे कि स्कंदगुप्त ने परम भागवत की उपाधि गढ़वाई।
परम भागवत की उपाधि गढ़वाई। कैसे गढ़वाई? गढ़वा अभिलेख। कौन सा? गढ़वा अभिलेख। और गढ़वा अभिलेख जो है उसमें उसकी परम भागवत उपाधि का उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है। दूसरा एक कहोम अभिलेख मिला है, वो भी स्कंदगुप्त के समय का माना जाता है, उत्तर प्रदेश में। एक सुपिया अभिलेख है, सुपिया। कौन सा? सुपिया अभिलेख, वो एमपी से मिला है। ये भी किसके समय का माना जाता है? स्कंदगुप्त का माना जाता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा इसी में लिख देता हूँ कि स्कंदगुप्त के अन्य अभिलेख, स्कंदगुप्त के अन्य अभिलेख, अन्य अभिलेख। ठीक है, कौन कौन से अन्य अभिलेख हैं? तो देखिए, नंबर 1 हम यहीं पर बात कर लेते हैं, गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख, गढ़वा अभिलेख आपका कहां पर है? इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में। और इस गढ़वा अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता है? परम भागवत उपाधि का उल्लेख मिलता है। इसकी एक उपाधि थी कि भाई इसने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। किसने? स्कंदगुप्त ने भी। उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? गढ़वा अभिलेख में। परम भागवत उपाधि, परम भागवत, ठीक है, उपाधि कौन सी? परम भागवत की उपाधि का उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है। नंबर 2 हम बात कर लेंगे सुपिया, सुपिया अभिलेख। कौन सा? सुपिया अभिलेख, सुपिया, है ना। सुपिया अभिलेख कहां पर है? एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। और नंबर 3 पे यहीं पर आपको लिख देता हूं, क्या नाम है? कहोम अभिलेख। कौन सा है? कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख। और कहोम अभिलेख बेटा कहां पर है? यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है ना। परम भागवत की उपाधि का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। अब ये विशेष बातें हो गई आपकी। कौन कौन सी? देखो ध्यान से सुनना कि जूनागढ़ में, एक तो गुजरात में है, जूनागढ़ और भीतरी दोनों से हमें हूण आक्रमण की मिलती जो है जानकारी मिलती है। भीतरी में एक एक्स्ट्रा जानकारी कौन सी मिलती है बेटा? भीतरी में मिलती है पुष्य मित्रों के साथ में हुए संघर्ष के बारे में भी हमें जो है क्या मिलती है जानकारी, कि उसने पुष्य मित्रों को भी पराजित किया। कहाँ से मिलता है? भीतरी से। फिर जूनागढ़ की हमने बात करी तो देखो केवल हूणों वाली बात लिखी हुई है। कौन सी वाली? हूणों वाली बात लिखी गई है। स्कंदगुप्त के समय के और कौन कौन से अभिलेख हैं? जैसे गढ़वा अभिलेख हो गया, इस गढ़वा अभिलेख में का परम भागवत उपाधि का उल्लेख मिलता है। फिर इसके सूपिया और कहोम अभिलेख भी किसके समय के माने जाते हैं? स्कंदगुप्त के समय के माने जाते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम भानुगुप्त की। किसकी बात करेंगे? भानुगुप्त की। और भानुगुप्त का देखो हमने एरण अभिलेख की बात करी थी, और एरण अभिलेख की मैं आपको तस्वीर भी दिखा चुका हूं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भानुगुप्त की। भानुगुप्त देखिएगा, भानुगुप्त का सबसे पहला एक जो मिलता है एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख आपका कहां पर है बेटा? तो याद रखना जिला सागर, जिला सागर एमपी में है, एमपी में है। कहां पर है? एमपी। जिला कौन सा है? सागर जिला है, सागर किनारे है ना, सागर जिला। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात क्या है, जानकारी कितने शासकों की देता है? तो 2 शासकों की जानकारी देता है, 2 शासकों की जानकारी देता है। कौन कौन से 2 शासक है बेटा? तो हमने पहले, अब आपको हालांकि मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम पहली बात करेंगे भानुगुप्त की। किसके बारे में जानकारी देता है बेटा? भानुगुप्त की। और दूसरी जो जानकारी देता है वो किसकी देता है? समुद्रगुप्त की। किसकी देता है? समुद्रगुप्त की।
ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। भानुगुप्त के बारे में क्या जानकारी देता है? भानुगुप्त के बारे में ये जानकारी देता है कि भानुगुप्त ने जो है किसके साथ में युद्ध लड़ा? उसके साथ में, हुणों के साथ में। किसके साथ युद्ध लड़ा? हुणों के साथ युद्ध लड़ा। और कहाँ? एमपी के आसपास वाला जो क्षेत्र था वहां पर हुणों का आक्रमण हुआ करता था, और वहीं हुणों को पराजित करने के लिए भानुगुप्त जाता है। और भानुगुप्त का एक खतरनाक वाला सैनिक, भानुगुप्त का एक खतरनाक वाला सैनिक, उस सैनिक जो था वस्तुतः वो उसका सेनापति हुआ करता था। क्या नाम है उसका? गोपराज। क्या नाम है? गोपराज। इस गोपराज की वहां हुणों के साथ जब युद्ध कर रहा होता है तो उस गोपराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। गोपराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होने के बाद में उसकी पत्नी जो है, उसकी जो पत्नी है वो सतीत्व धारण कर लेती है। क्या कर लेती है? सती हो जाती है उसके पीछे। तो भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम सुस्पष्ट उल्लेख कहां पर मिलता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए। भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम सुस्पष्ट उल्लेख आपको कहां पर मिलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। कहां पर मिलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। तो भानुगुप्त के बारे में क्या क्या जानकारी देता है? देखो ध्यान से सुनना। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मैं आपको बता चुका। क्या क्या? कि भाई रुष्ट होने पर, नाराज होने पर यमराज के समान, प्रसन्न होने पर कुबेर के समान। और साथ ही साथ जो है समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम भी यहाँ पर मिलता है। क्या नाम मिलता है? दत्त देवी। क्या नाम मिलता है? दत्त देवी। आ गई बात समझ में बेटा? क्लियर है ना? चलिए, तो एक तो क्या है? हुणों के साथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। हुणों के साथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। युद्ध का उल्लेख मिलता है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, क्या बात मिलती है बेटा? कि स्कंदगुप्त, माफ कीजिएगा, भानुगुप्त के सेनापति, भानुगुप्त के सेनापति, भानुगुप्त के सेनापति, और सेनापति का नाम क्या है? गोपराज। सेनापति का नाम क्या है? गोपराज की पत्नी, गोपराज, सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। सती होने का उल्लेख है। ओ माय गॉड, सती होने का उल्लेख है। होने का उल्लेख है। आगे बात समझिए। भारतीय इतिहास में प्रथम प्रमाण माना जाता है। भारतीय इतिहास में प्रथम प्रमाण माना जाता है। कौन सा प्रमाण? कि गोपराज की पत्नी जो है क्या हो गई है? सती हो गई। भारतीय इतिहास में सती का प्रथम साक्ष्य है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण माना जाता है। प्रथम प्रमाण माना जाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब देखो, थोड़ी सी मैं चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भाई अपने को थोड़ा सा नॉलेज और भी होना चाहिए। भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण तो कौन देता है? एरण अभिलेख, है ना। एरण अभिलेख की अभी और हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या चीज है इसमें, है ना। एरण अभिलेख जो है वस्तुतः विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। किसकी स्तुति से? भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख भी जो है भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। आगे बात करेंगे, नोट लगा के एक विशेष बात लिखूंगा, लेकिन पहले यहाँ पे सुनिएगा। भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण कौन सा है? भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जहां से गोपराज नामक उसके सैनिक के पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। दूसरा इतिहास कौन सा? देखो 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध देवल के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया। और इसी समय वहां सिंध का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको, जानबूझ के दे रहा हूं मैं। ठीक है। उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी का नाम था दाहिर। की पत्नी का नाम मिलता है रानी देवी कई जगह। क्या नाम मिलता है? रानी देवी। कई जगह रंग देवी भी नाम मिलता है, ध्यान से सुनना। तो उस दाहिर की मृत्यु हो जाती है, कासिम उसको मार देता है। और रानी रंग देवी भी, या रानी देवी भी जो है कासिम के साथ में खूब देर तक तो पहले तो संघर्ष करती है। भारतीय वीरांगना है भैया,
है ना। आगे बात समझ, छक्के छोड़ा दिए एक बार तो कासिम के, परंतु अंततः उसको ऐसे लगा कि अब मैं पार नहीं पा पाऊंगी। तो उस समय उसने क्या कर लिया था, सती हो गई थी। वो क्या हो गई थी, सती। तो भारतीय इतिहास में दूसरा जो प्रमाण मिलता है ना, वो कौन से, मध्यकालीन भारत का तो प्रथम प्रमाण है। सल्तनत कालीन भारत यदि हम बात करेंगे, वहां से 712 से मध्यकालीन भारत एक तरीके से आपका स्टार्ट हो जाता है अरबों के तुर्कों के आक्रमण के साथ में, ठीक है ना। तो वहां पर ध्यान से सुनना कि दाहिर की पत्नी ने क्या किया था, सती किया था। लेकिन यदि प्राचीन भारत में प्रथम सती के उल्लेख की बात करें तो याद रखिएगा भानुगुप्त वाला है। कौन सा है बेटा, भानुगुप्त वाला है। आगे बात समझ में क्लियर। अब देखिएगा समुद्रगुप्त के वही वाली बात कि प्रसन्न होने पर कुबेर, प्रसन्न होने पर क्या, कुबेर, और नाराज होने पर क्या, यमराज, और साथ ही साथ पत्नी, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम मिलता है, पत्नी दत्त देवी का उल्लेख है, पत्नी दत्त देवी का उल्लेख है, दत्त देवी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक नोट लगा रहा हूं विशेष, क्या क्या नोट लगा रहा हूं बेटा, ध्यान दो। यहां पर एक नोट लगा रहा हूं कि भानुगुप्त का एरण वे स्कंदगुप्त, भाई स्कंदगुप्त ने भी वहां पर लिखवाया था ना जूनागढ़ में, है ना। जूनागढ़ वस्तुतः मूल रूप में ध्यान से सुनना, जूनागढ़ है तो रुद्रदामन का, जूनागढ़ है तो क्या है, रुद्रदामन का। लेकिन वस्तुतः मूल रूप में उसमें भाई जानकारी जो है रुद्रदामन का है, परंतु जानकारी हमें स्कंदगुप्त के बारे में भी तो मिलती है ना। तो स्कंदगुप्त ने जो अपनी लाइनें लिखवाई ना, उसमें विष्णु की स्तुति है। क्या है, विष्णु की स्तुति। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होते हैं, भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना बात। अब ये देखो भाई, मैंने आपको जो है ना अभिलेख तो सारे पूरे करवा दिए, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे ना, अब बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे, जहाँ से 100% आपका प्रश्न बनता है। ध्यान देना, इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। हम बात करेंगे वास्तुकला की, या फिर हम बात करेंगे मंदिर निर्माण कला की। किसकी बात करेंगे, वास्तुकला या मंदिर निर्माण कला। ये हमारा नया टॉपिक है, वास्तुकला, या फिर यहीं पर हम क्या करेंगे, मंदिर निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका आता है, 100% प्रश्न आता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके लिए। तो बहुत आराम से, मस्ती से अगले 15 मिनट 20 मिनट के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट नहीं करना है। ये मेरा आपसे अनुरोध है। ऐसे सोच लेना कि मैं बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई हूँ, और आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें केवल आप, इसमें मेरा तो कोई हित नहीं है, लेकिन आपका ही हित है। केवल ध्यान से पढ़ना बेटा। देखो, भारत में यदि मंदिर निर्माण कला की बात करें,
ठीक है ना। हालांकि इससे पूर्व के यदि बात करते हैं तो इससे पूर्व जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से तो हमें किसी भी प्रकार के सुस्पष्ट मंदिर के निर्माण के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है। दूसरा, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में भी हमें स्पष्ट कोई मंदिर का उल्लेख मिलता नहीं है। ठीक है। एक व्यवस्थित रूप से मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ ना, वो जन्म हुआ गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। क्योंकि मौर्यों के काल में भी देखो हमने पूरा मौर्य पढ़ लिया, कहीं पर भी मंदिर की बात करी क्या? हमने तो बौद्ध विहारों की बात करी थी, चैत्यों की बात करी थी। तो एक तरीके से व्यवस्थित जो मंदिर होता है ना, उस व्यवस्थित मंदिर निर्माण कला का जन्म कौन से काल में हुआ है? गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। और इस गुप्तकालीन मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? भाई मंदिर तो चलो ठीक है, मौर्य काल के दौरान भी कुछ मंदिरों का निर्माण होता है, लेकिन एक सामान्य मंदिर हुआ करते थे। गुप्तकालीन मंदिरों में एक विशेष बात क्या थी? विशेष बात यह थी कि मंदिरों में पहली बार शिखरों का प्रयोग किया गया। शिखर बनाए गए। कौन से काल में? गुप्त काल में। कौन से काल में बेटा? गुप्त काल में। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या? महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर जो है लंबे विशाल शिखरों का प्रयोग किया जाता था। सभा मंडप बनाए गए। क्या बनाए गए थे? सभा मंडपों का प्रयोग किया गया। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला की निम्न में से कौन सी जो है विशेषता नहीं है? तो हम बात करेंगे कुछ मंदिरों का निर्माण ईंटों से किया गया, कुछ मंदिरों का निर्माण पत्थरों से किया था। ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। और अनेक शैलियां यहाँ पर विकसित हुई। जैसे हम बात करेंगे गुप्त काल में उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से हम बात करेंगे नागर शैली की। कौन सी शैली की? नागर शैली की। फिर हम थोड़ी सी द्रविड़ शैली भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर बेसर शैली भी आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है। जिसे बेसर या खच्चर शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्या क्या इनकी विशेषताएं थी? तो अगले 15 मिनट 20 मिनट के लिए आपको बिल्कुल शांतचित्त होकर के बैठना। देखो यहां से प्रश्न आता है आपका। ठीक है। पहली बात कि गुप्त काल में गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। निर्माण कला का जन्म हुआ। ठीक है। पहली बार शिखर युक्त मंदिर बनाए गए। पहली बार शिखर युक्त मंदिर बनाए गए। शिखर युक्त मंदिर बनाए गए। ठीक है। सभा मंडपों का प्रयोग किया गया। सभा मंडप भी बनाए गए। सभा मंडपों का प्रयोग किया गया। सभा मंडपों का प्रयोग किया गया। सभा मंडपों का क्या किया गया बेटा? प्रयोग किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात बन जाती है। क्या होता है सभा मंडप? कैसे होते हैं? सारी चर्चा मैं आप लोगों से करने वाला हूं। ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं हम मंदिर निर्माण की। प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है, उन शैलियों के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ। शैलियां नहीं बेटा, शैलियां। प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है उनके बारे में मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। देखिएगा, ध्यान से सुने। यदि हम बात करें भारतवर्ष की, संपूर्ण भारत की, तो सबसे पहली जो शैली मानी जाती है वो कौन सी है? नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। आ गई बात समझ में? नागर शैली कहां पर प्रचलित थी? उत्तरी भारत में। और इसी नागर शैली को क्या कहा जाता था? आर्य शैली। क्या कहा जाता था? आर्य शैली। उत्तर भारत में कहां पर? देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये उत्तर वाला जो भारत है, हमारा उत्तर वाला जो भारत है, यहां पर आर्य लोग आकर के बसे ना। कौन आकर के बसे? आर्य। इसीलिए तो आर्य वृत्त भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? आर्य वृत्त। आर्यों का स्थान होने के कारण क्या कहलाता है? ये आर्य वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वैदिक सभ्यता की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वहां पर आप लोगों ने सुना भी होगा। क्या सुना होगा?
मैंने पढ़ाया नहीं है आपको क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। भारत में आकर के उन्होंने एक नई सभ्यता का जन्म किया, विकास किया उन्होंने। ग्रामीण सभ्यता थी भारत की प्रथम वैदिक सभ्यता, वेदों में जिसका उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ में। और इसके जो संस्थापक थे उन्हीं को वेदों में आर्य कहा गया। तो आर्य व्रत, ठीक है ना, पहली जो है ना आर्यव्रत, आर्यों का स्थान होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आर्यव्रत कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपकी ये बनती है, ध्यान रखना। तो इधर यदि हम बात करें तो नागर शैली, इसको क्या कहा जाता है, नागर शैली। आपसे पूछा जाएगा कि नागर शैली को, नागर से उत्तरी भारत में निर्मित मंदिर कौन सी शैली में वस्तुतः निर्मित होते हैं। तो याद रखना कि उत्तरी भारत में जो वस्तुतः जो मंदिरों का निर्माण किया गया, वो मंदिरों का निर्माण कौन सी शैली में, नागर शैली में किया गया बेटा। कौन सी शैली में, नागर शैली में किया गया। इसी नागर शैली को क्या कहा जाता है, आर्य शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्य शैली भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो विशाल शिखर युक्त, अभी अभी हमने बात की ना, शिखरों का प्रयोग किया गया। क्या चीज, शिखरों का प्रयोग किया गया, सभा मंडपों का प्रयोग किया गया। तो इसकी विशेषता क्या है, विशाल शिखर युक्त मंदिर, साथ ही साथ सभा मंडपों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। भारत में पहली बार विशाल शिखरों का प्रयोग कौन से मंदिर में किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत में पहली बार विशाल शिखर युक्त मंदिर का निर्माण जो है, या विशाल शिखर का जो प्रयोग किया गया था, वो कहां पर किया गया, झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर। झांसी कहां पर है आपका, यूपी में है कि एमपी में है, ये मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है। हाँ, क्या उत्तर आएगा, यूपी में है बेटा, एमपी में मत कर देना झांसी, ठीक है ना। कई गाइड वाले एमपी में लिख देते हैं झांसी, यूपी में है। कहां पर है, यूपी में। तो नंबर 1 हम शैली की बात कर रहे हैं। नंबर 1 जो शैली है वो हमारी कौन सी है, नागर शैली। कौन सी शैली है, नागर शैली। कौन सी शैली है, नागर शैली। नागर शैली का प्रयोग कहां, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में प्रयोग किया जाता है। आ गई बात समझ में। इसे क्या कहा जाता है, इसे आर्य शैली भी कहा जाता है। इसे आर्य शैली भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, आर्य शैली भी कहा जाता है। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता क्या है। तो देखिएगा विशेषता क्या है बेटा, याद रखिएगा कि विशाल शिखरों का प्रयोग किया जाता है। किसका, विशाल शिखरों का। और सभा मंडपों का भी इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। विशाल शिखर, विशेषता क्या है इसकी, वी से वी याद रखिएगा, विशाल शिखर। विशाल शिखर, लास्ट में जब पूरे मंदिर करवा दूंगा ना, तब सब मंदिरों की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। विशाल शिखर वे सभा मंडपों का प्रयोग किया जाता है। सभा मंडपों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा कि भारत में प्रथम विशाल शिखर युक्त मंदिर, प्रथम विशाल शिखर युक्त मंदिर, विशाल शिखर युक्त मंदिर झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है। झांसी स्थित देवगढ़ का
दशावतार मंदिर माना जाता है, दशावतार मंदिर माना जाता है। दशावतार मंदिर, ठीक है ना, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। 12 मीटर ऊंचे जो है शिखर का प्रयोग इसमें किया गया पहली बार, और इसमें 4 सभा मंडप हैं, ठीक है ना। तो पहला जो मंदिर है वो कौन सा है? दशावतार मंदिर है, ठीक है ना। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार माने जाते हैं, उन 10 अवतारों का वहां पर क्या किया गया है? चित्रांकन किया गया। बहुत ही भव्य सुंदर आपका वहां पर वो मंदिर है। दशावतार मंदिर, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी याद रखिएगा कि पहली बार 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग किया गया। क्या है इसमें? वस्तुतः कौन सी शैली में बना हुआ है? तो वस्तुतः ये पूरी जो शैली है ना, इस शैली को हम पंचायतन शैली बोलते हैं। है तो नागर शैली, लेकिन नागर शैली में कौन सी शैली? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है अभी हम बात करेंगे। जहां पर एक ही गर्भगृह में 1 से लेकर के 5 तक मूर्तियां हो, 1 से लेकर के 5 तक मूर्तियां हो, तो इस शैली में निर्मित मंदिर आपका क्या कहलाता है? पंचायतन। क्या कहलाता है? पंचायतन। आगे बात समझ में? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि पंचायतन शैली में निर्मित है, पंचायतन शैली में निर्मित है, पंचायतन शैली में निर्मित है। अगली क्लास में मैं आपको इसकी फोटोज दिखाऊंगा भाई, ठीक है। दूसरी चीज क्या? 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग किया गया है। ऊंचे शिखर का प्रयोग किया गया है। इसमें 4 सभा मंडप हैं, 4 सभा मंडप हैं, ठीक है। 4 सभा मंडप है। आगे बात करते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। यहां से प्रश्न आता है, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था ना, क्या प्रश्न आया था याद है ना बेटा? कि आपसे मंदिर पूछ लिए गए कि ये दशावगढ़ मंदिर का पूछा था, निम्न में से कौन सा मंदिर एमपी में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा मंदिर एमपी में स्थित नहीं है? देवगढ़, है ना, दशावतार मंदिर, ठीक है। आगे बात समझ में? क्यों, कहां पर है ये? झांसी है, कहां पर? यूपी में है। कहां पर है? झांसी यूपी में है। अब देखिएगा क्या क्या विशेषताएं हैं। भगवान विष्णु को शेष सैया, शेष नाग। क्या चीज बेटा? शेष नाग। आगे बात समझ में? शेष सैया समझते हो ना? शेष नाग भगवान विष्णु के ऊपर यूं इस प्रकार से जो है नाग है, यूं इस प्रकार से, यूं इस प्रकार से, है ना। ठीक है, यहां इस प्रकार से भगवान विष्णु को शेष सैया पर विराजमान बताया गया। किस पर विराजमान बताया गया है? शेष सैया पर भगवान विष्णु हरिहर, ठीक है ना। हर तो खैर भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान विष्णु को शेष सैया पर क्या करा गया है? उनको शेष सैया पर लिटाए हुए दिखाया गया। पास में माता लक्ष्मी जी बैठी हैं, पास में माता लक्ष्मी बैठी हैं। कौन बैठी है? लक्ष्मी बैठी हैं, और लक्ष्मी जी इनके पैरों को दबा रही है, लक्ष्मी जी इनके पैरों को दबा रही है। और साथ ही साथ विशेष इसकी और महत्वपूर्ण बात क्या कि यहां से, कहां से? भगवान शिव की, माफ कीजिएगा, भगवान विष्णु की जो नाभि है,
भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकलते हुए दिखाया गया है। क्या निकलते हुए दिखाया गया? कमल निकलते हुए दिखाया। भगवान विष्णु जो है शेष शैया पर विराजमान है। याद रखिएगा किस पर है? शेष शैया पर विराजमान है। पानी है, नीचे है, भाई समुद्र में रहते थे। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्या किया गया है, उनका चित्रांकन किया गया। बहुत सुंदर है। आगे मैं अभी आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु को शेष शैया पर विराजमान बताया गया है। शेष शैया पर उनको क्या है? विराजमान बताया गया है। आगे बात समझ में क्लियर है? और माता लक्ष्मी जी पास में बैठी हैं। माता लक्ष्मी जी क्या है? पास में बैठी हैं। ठीक है, और यहाँ भगवान विष्णु के हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र है। क्या है? सुदर्शन चक्र है। आगे बात समझ में क्लियर है? आराम से वो शयन कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? शयन कर रहे हैं। और यहाँ पर माता लक्ष्मी उनके जो है पैर दबाते हुए, माता लक्ष्मी क्या है? पैर दबाते हुए दिखाया गया। तो भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान है। शेष शैया पर विराजमान है। भगवान से विष्णु शेष शैया पर विराजमान है। उनकी नाभि से कमल निकलते हुए दिखाया गया है। उनकी नाभि से कमल निकलते हुए दिखाया गया है। कमल निकलते हुए दिखाया गया है। है ना? और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। माता लक्ष्मी को पैर दबाते हुए दिखाया गया है। पैर दबाते हुए, है ना, दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। देखो, झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में निर्मित है। अभी हम बात करेंगे पंचायतन शैली क्या होती है। फिर 12 मीटर ऊंचे शिखर का प्रयोग किया गया। इसमें 4 सभा मंडप है। क्या है? 4 सभा मंडप है। हो सकता है इस बार आपको विशेषता पूछ ले। पिछली बार आपका प्रश्न आ गया था, क्या प्रश्न आया था कि कौन सा मंदिर जो है एमपी में स्थित नहीं है। इस बार हो सकता है कि किसी इस दशावतार मंदिर की आपसे विशेषता पूछ ली जाए। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को। शेष शैया पर विराजमान बताया। उनकी नाभि से कमल निकलते हुए दिखाया गया है। और माता लक्ष्मी को उनके चरण दबाते हुए, पैर दबाते हुए उनको दिखाया गया है। किसको? माता लक्ष्मी को। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये हमने बात की, देखो, नागर शैली की। और नागर शैली का मैंने आपको उदाहरण दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको शैलियां बता रहा हूं। ठीक है ना? अब मैं आपको और शैलियां बता रहा हूं। कौन कौन सी शैली? नंबर 2 आपकी आती है द्रविड़ शैली। कौन सी शैली आती है बेटा? द्रविड़ शैली।
कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। तो द से द याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? द से द याद रखेंगे। दे से दे मतलब क्या? द्रविड़ शैली कहां पर प्रचलित है? दक्षिण भारत में। कहां पर? दक्षिण भारत में जो प्रचलित शैली है वो कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली है। कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली। विशेषता क्या? आपने यदि दक्षिण भारत की मूवियां देखी होगी, आपने बाहुबली देखी होगी या जो भी, मैं तो टाइम ही नहीं मिलता भाई कहां से देखूं, है ना। तो ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा कि विशाल मंदिर दिखाते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है ना, तो बड़े बड़े ऐसे विशाल का भव्य मंदिर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? बड़ा सा प्रवेश द्वार होता है। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनकी विशालता क्या है, उनकी विशेषता क्या है? तो विशेषता यह है कि उनके विशाल प्रवेश द्वार है। क्या है? विशाल प्रवेश द्वार है, जिनका निर्माण बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके किया गया। इन विशाल मंदिरों को, विशाल प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है बेटा? ध्यान से सुनना, इनको गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। या कई जगह शब्द मिलता है महागोपुरम, एक ही बात है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना इस बात को विशेष रूप से कि गोपुरम या गोपुरम क्या है? तो दक्षिण भारत में निर्मित द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनका जो प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। ये आपको बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात क्या? मंदिरों का जो आकार होता है वो पिरामिड के समान होता है। किसके समान होता है? पिरामिड के समान आकार होता है। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली में बेटा? द्रविड़ शैली में। तो अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं द्रविड़ शैली। दे से द याद रखिएगा कि द्रविड़ शैली कहां है? दक्षिण भारत में प्रचलित है। कहां है? दक्षिण भारत में प्रचलित है। दक्षिण भारत में प्रचलित है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? तो विशेषता क्या है इसकी? विशाल प्रवेश द्वार है। क्या है? विशाल प्रवेश द्वार। विशाल प्रवेश द्वार इसके होते हैं, प्रवेश द्वार। और इन विशाल प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। फिर यदि हम बात करें मंदिरों का आकार की, तो मंदिरों का आकार क्या है बेटा? पिरामिड के समान होता है, ठीक है। मंदिरों का आकार, मंदिरों का आकार कैसा? पिरामिड के समान। किसके समान? पिरामिड के समान। किसके समान होता? पिरामिड के समान। कैसे? मंदिरों का निर्माण बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके किया जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर। आ गई बात समझ में? देखो दक्षिण भारत में यदि हम बात करें तो विशेष रूप से दक्षिण भारत में पल्लव कालीन कला संस्कृति की बात करते हैं तो वहाँ सभा मंडपों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। सप्त पेगोड़ा मंदिर आपने सुना होगा, ठीक है। वहाँ जो है द्रौपदी रथ है, भीम रथ है, युधिष्ठिर रथ है, ठीक है। और नकुल सहदेव का एक रथ बनाया हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये यहाँ इस प्रकार से रथ मंदिरों का निर्माण किया जाता था। किसका? रथ मंदिरों का निर्माण किया जाता था, बड़े बड़े विशालकाय। विशेष रूप में यदि द्रविड़ शैली की बात करें तो सबसे ज्यादा विकास द्रविड़ शैली का कौन? चोल साम्राज्य के काल में। कौन? चोल साम्राज्य। यदि ये दक्षिण भारत के राजवंशों की यदि हम बात करें ना, किसकी? दक्षिण भारत के राजवंशों की यदि हम बात करें, किसकी? दक्षिण भारत के राजवंशों की, तो यहाँ तंजौर के चोल, है ना, कांची के पल्लव और तंजौर के चोल, ये दो विशेष रूप से ये राजवंश आए, ठीक है ना। कांची के पल्लव और तंजौर के चोल, ठीक है। कांची पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी, तंजौर जो है चोलों की राजधानी हुआ करती थी। तो इन्होंने जो अपनी विशेष रूप से उस समय मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे वृद्धेश्वर मंदिर की भी बात करें, राजराजेश्वर मंदिर की भी बात करें, तो ये सारे के सारे जो मंदिर है ना वो कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में निर्मित है, ठीक है ना। कौन सी शैली में निर्मित है बेटा? द्रविड़ शैली में। आगे बात समझ में क्लियर है ना। और फिर इधर यदि हम बात करेंगे चालुक्य वंश की, कर्नाटक वाला, ठीक है ना, तो चालुक्यों ने विशेष रूप से क्या है? इन दोनों का मिश्रण कर दिया। कौन कौन सी का? नागर शैली का और द्रविड़ शैली का। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण करके एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? खच्चर या चच्चर या बेसर शैली। इसी को क्या कहा जाता है? बेसर शैली। अभी आगे हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, आगे बात समझ में, तो आपको ये विशेष रूप से ये याद रखना है कि इसका जो है क्या कहा जाता है, विशाल प्रवेश द्वार होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। मंदिरों का आकार पिरामिड के समान होता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके किया जाता है। आगे बात समझ में। अगली हम बात करने वाले हैं, और कौन सी, बेसर शैली। बेसर शैली। अब देखिएगा, बेसर शैली में मैंने कहा ना कि भाई 1 और 2 का मिक्स कर दिया, बेसर, जिसका कोई असर नहीं हो, ना तो घोड़ा हो ना गधा हो, बीच वाला, ना तो घोड़ा ना गधा, बीच वाली जो स्थिति है उसको क्या बोलते हैं हम, खच्चर। क्या बोलते हैं, खच्चर। तो इस बेसर शैली को क्या कहा जाता है, एक तो क्या कहा जाता है, खच्चर या चच्चर शैली भी कहा जाता है। कौन से शासकों ने, मैंने कहा ना चालुक्य शासकों ने, कौन से शासकों ने, चालुक्य शासकों ने। यदि हम बात करें द्रविड़ शैली विशेष रूप से, तो ध्यान रखना कि पल्लव वे चोल शासकों द्वारा प्रचलित, चोल शासकों द्वारा इस शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया। राज राजेश्वर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इस शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर हम बात कर लेते हैं, देखो किसकी, बेसर शैली। बेअसर, कोई भी असर नहीं है, मिक्सअप है इसमें। तो नागर प्लस द्रविड़ शैली, नागर प्लस द्रविड़ शैली, दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे खच्चर या चच्चर शैली, इसे खच्चर या चच्चर शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है चच्चर शैली, क्यों कहा जाता है बेटा, याद रखना, चालुक्य शासकों के द्वारा प्रचलित की गई। और इसीलिए चालुक्यों से चे याद रखिएगा कि चालुक्यों के द्वारा प्रचलित करवाने के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, खच्चर या चच्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खच्चर या चच्चर शैली इसको कहा जाता है। आगे बात समझ में। एक आगे फिर हम बात करते हैं एकायतन शैली। कौन सी शैली, एकायतन शैली। क्या होती है एकायतन शैली, देखो ध्यान से सुनना। ऐसा मंदिर जिसके गर्भगृह में केवल और केवल एक ही भगवान की प्रतिमा हो, एक प्रतिमा, एक से एक, याद रखिएगा, एकायतन। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे पंचायतन की। किसकी बात करेंगे, पंचायतन की, जिसके गर्भगृह में 5 प्रतिमाएं हो। कितनी हो, 5 प्रतिमाएं हो कम से कम, उसको पंचायतन शैली कहा जाता है। पंचायतन शैली वस्तुतः भगवान विष्णु को समर्पित होती है। किसको, भगवान विष्णु को समर्पित है। यदि हम बात करें अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया वाले की हम बात करते हैं, तो वो भी पंचायतन शैली में निर्मित है। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। आगे बात समझे, क्लियर है ना। तो पंचायतन शैली, द्रविड़ जो शासक थे दक्षिण भारत के, उनके द्वारा भी पंचायतन शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। भगवान विष्णु को जो समर्पित उन्होंने मंदिर बनाए, उसमें पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो एकायतन क्या होता है, जहां पर ऐसा मंदिर जिसके गर्भगृह में एक ही प्रतिमा हो। ऐसा मंदिर जिसके गर्भगृह में एक प्रतिमा हो, एक प्रतिमा, क्या कहलाता है आपका, एकायतन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एकायतन। आगे बात समझ में। अगली हम बात करते हैं पंचायतन की। किसकी बात करते हैं, पंचायतन की। अरे पंचायती मत करो भाई, याद रखना कि पंचायती मत करो। और पंचायती कब करेंगे, जब 5 लोग साथ में बैठेंगे। 1 से लेकर के 5 प्रतिमाएं गर्भगृह में
5 तक प्रतिमाएं होती है, 5 तक प्रतिमाएं होती है, 5 तक प्रतिमाएं होती हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, विशेष रूप से ये वस्तुतः ये भगवान विष्णु को समर्पित होते, पंचायतन शैली में निर्मित जो मंदिर होते हैं ना वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ठीक है ना। पंचायतन शैली में मूलतः क्या विष्णु मंदिर का निर्माण किया जाता है। इस शैली में मूलतः विष्णु मंदिरों का निर्माण किया जाता है, मूलतः विष्णु मंदिरों का निर्माण किया जाता है। अब देखो पंचायतन शैली में जो 5 प्रतिमाएं होती है ना वो कौन कौन सी होती है। मैंने कहा ना कि सेंटर अट्रैक्शन ऑफ सेंटर कौन है, भगवान विष्णु है। कौन है बेटा, भगवान विष्णु है। तो केंद्र में कौन होंगे, विष्णु। केंद्र में कौन होंगे बेटा, विष्णु होंगे। कौन होंगे, विष्णु। आगे बात समझ में। तो भगवान विष्णु को समर्पित होता है पंचायतन शैली वाला मंदिर वस्तुतः, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां विष्णु के साथ में किसको बिठाना है, शिव जी को। किसको बिठाओगे आप, शिव जी को। और शिव अकेले आएंगे क्या, शिव के साथ भैया शक्ति तो आएगी, पार्वती। शिव के साथ क्या शक्ति आएगी कि नहीं आएगी, शक्ति का मतलब क्या, पार्वती। शक्ति का मतलब क्या है, पार्वती। और शिव और शक्ति का जब मिलन हुआ तो गणु हुआ। शिव और शक्ति का जब मिलन हुआ तो कौन हुआ, गणु हुआ। मतलब कौन, गणेश जी। कौन, तो यहां पर आपके कौन आएंगे, गणेश। कौन आएंगे आपके, गणेश। और भैया गणेश जी बच्चे थे छोटे से, छोटे बच्चे को डर लगता है, यस और नो, लगता है ना। तो वहां पर लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो लाइट के लिए किसको बुलाएंगे, सूर्य को। किसको बुलाएंगे, सूर्य को। तो ये इस प्रकार से प्रतिमाएं होती है। कौन सी शैली में बेटा, पंचायतन शैली में। देखो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, याद रखिएगा। विष्णु के साथ में क्या, शिव। शिव के साथ में कौन आएगी, शक्ति आएगी, पार्वती आएगी। कौन आएगी बेटा, पार्वती आएगी, ठीक है। साथ में कौन, गणेश जी। भाई बेटा तो होगा ही होगा, ठीक है। और इसलिए बेटे को जब डर लगा तो क्या, भगवान सूर्य को बुलाया। किसको बुलाया, भगवान सूर्य को, ठीक है। तो ये वस्तुतः विष्णु मंदिर होता है, शिव, शक्ति, पार्वती और गणेश, ठीक है। ये इस प्रकार से पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर होते हैं। अब देखिएगा बस थोड़ा सा आपका और बचा, एक हम बात कर लेते हैं महामारू शैली। कौन सी शैली बेटा, महामारू शैली। महामारू को कैसे याद रखोगे, मारामारी। कैसे याद रखोगे कि मारामारी होती थी। क्या होती थी, मारामारी। मारामारी कब होगी, जब एक ही स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण कर दिया जाए। एक ही स्थान पर अनेक मंदिरों का यदि निर्माण कर दिया जाए तो मारामारी तो होगी होगी ना। तो याद रखिएगा कि एक ही स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण, अनेक मंदिरों का निर्माण क्या कहलाता है, महामारू शैली होती है। ये मंदिरों का निर्माण क्या कहलाता है बेटा, याद रखिएगा कि महामारू शैली होता है, ठीक है। एक याद रखिएगा बस लास्ट बात, एक तक्षण कला आपने सुना होगा। क्या चीज, तक्षण कला। क्या होता है बेटा, तक्षण। तक्षण का मतलब क्या, पत्थर और वो हथौड़ा और छेनी। क्या चीज, छेनी और हथौड़े के माध्यम से मूर्ति का निर्माण करना क्या कहलाता है, आपका तक्षण कला कहलाता है। क्या कहलाता है, तक्षण कला। एक आपने नाम सुना होगा सिलावट। क्या, सिलावट। मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सिलावट कहलाते हैं। तक्षण कला का मतलब क्या, छेनी और हथौड़े के माध्यम से मूर्ति का निर्माण। छेनी वे हथौड़े के माध्यम से, वे हथौड़े के माध्यम से, हथौड़े के माध्यम से मूर्ति निर्माण, मूर्ति निर्माण क्या कहलाता है बेटू जी, याद रखिएगा, तक्षण कला कहलाता है। और लास्ट बात आज की क्लास की हम बात कर लेते हैं सिलावट। क्या चीज, सिलावट। और सिलावट का मतलब क्या, मूर्ति बनाने वाले कलाकार। मूर्ति बनाने वाले कलाकार, ठीक है। क्या कहलाते हैं आपके, सिलावट कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को
समझ में आई होगी। अगली जो हमारी क्लास होगी इसमें बहुत विशेष बातें करने वाले हैं। मैं आपको मंदिर बना के दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे मंदिर, और साथ ही साथ बहुत सारे मंदिर, कौन कौन से मंदिर है जो है गुप्त काल के, उनके भी नाम लिखवाने वाला हूँ। क्या क्या और उनकी प्रमुख विशेषताएं थी, ईंटों से निर्मित कौन से थे, ये सारी चीज़ें हम हमारी अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर इन सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातों का याद रख रही है, देखिए नागर शैली की हमने बात कर ली, द्रविड़ शैली की हमने बात कर ली, बेसर खच्चर की हमने बात कर ली, पंचायतन शैली की बात की हमने, एकायतन शैली की बात की हमने, पंचायतन शैली की बात करी, और हमने महामारू शैली की यहाँ पर चर्चा कर ली। ये विशेष रूप से गुप्तकालीन शैलियाँ मानी जाती है, इसी के आसपास में जो है विकसित हुई है। आगे बात समझ में क्लियर है। फिर हमने बात कर ली तक्षण कला की, फिर हमने कर ली सिलावट क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने जो है चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।